वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग मेगा रिवीजन प्रोग्राम में क्लास 11th केमिस्ट्री का फुल सिलेबस पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि सेट ई है। और एक्चुअली में ये क्लास 11th केमिस्ट्री 2024 का बोर्ड का पेपर है। तो इसका भी पैटर्न सेम है जो कि आपके बोर्ड में बताया गया है। 4 सेक्शंस में पेपर आएंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए में 10 MCQ टाइप क्वेश्चन है, 1 मार्क ईच। सेक्शन बी में 9 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन सी में 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 मार्क्स ईच। एंड सेक्शन डी में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, 5 मार्क्स ईच। तो सबसे पहले हम लोग MCQ सेक्शन ए का देखते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन एज। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बेंजीन दिया हुआ है, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें पता होता है C6H6। तो जो एम्पेरिकल फार्मूला इसका लिखेंगे उसमें हम लोग इसमें जो 2 एटम है कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसका सिंपल रेशियो लेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला में 6:6 है, तो सिंपल रेशियो 1:1 हो जाएगा। तो कार्बन 1 हाइड्रोजन 1 रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर CH हो गया, बी पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑक्सीजन। तो मास दिया है, मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। यहाँ पे एटम नहीं मॉलिक्यूल्स पूछा है, तो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का O2 होता है, तो मोल होगा गिवन मास इन ग्राम, 8 दिया हुआ है, अपन मोलर मास, ऑक्सीजन का मोलर मास 32 होता है। तो 8/32 मोल दैट इज इक्वल टू 1/4 मोल। मोल आ गया, तो अब हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का तरीका है, नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो मल्टीप्लाई होके आ गया, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो 1.5 वाला एक ही ऑप्शन है, डी पार्ट करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। द करेक्ट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम एटम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चारों ऑप्शन में ऑर्गन के रिस्पेक्ट में दिया है, तो ऑर्गन तक तो 18 हो गया। अब 6 बचा है, इसके बाद 4s में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, फिर 3d में 4 बचेगा। 18 + 2 24 24, लेकिन ये इनकरेक्ट होगा। क्यों इनकरेक्ट होगा? क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए S से एक इलेक्ट्रॉन D में चला जाएगा। तो S भी हाफ फील्ड, D भी हाफ फील्ड, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो कन्फिग्रेशन हो जाएगा क्रोमियम 4s1 3d5। इसी को हम चाहें तो अरेंज करके भी लिखते हैं, ऑर्गन 3d5 4s1। तो ऑर्गन 3d5 4s1 ए पार्ट में है, तो ए पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज हाइड्रोजन बॉन्ड अकर, 5 है, 4 में था एल्यूमिनियम डायगनली रिलेटेड विथ। तो डायगनल रिलेशनशिप जो है पीरियड 2 और पीरियड 3 के एलिमेंट्स देते हैं, और वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देखो किस तरह से देते हैं। पीरियड 2 में होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। पीरियड 3 में आ जाएगा लिथियम के नीचे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। और ये जो डायगोनल रिलेशनशिप है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लिथियम का मैग्नीशियम से, बेरिलियम का एल्यूमिनियम से, बोरॉन का सिलिकॉन से, कार्बन का फॉस्फोरस से, नाइट्रोजन का सल्फर से, ऑक्सीजन का क्लोरीन से होगा। ये नहीं लिथियम का मैग्नीशियम से है, मैग्नीशियम का बोरॉन से, ऐसा नहीं होगा, इसी डायरेक्शन में होता है। तो हमें एल्यूमिनियम का पूछा गया है, तो एल्यूमिनियम बेरिलियम से रिलेटेड है। तो बेरिलियम देखो कौन सा ऑप्शन है, बी पार्ट में है, तो बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज हाइड्रोजन बॉन्ड अकर। हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए। तो देखो SiH4 में हाइड्रोजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। हाइड्रोजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। इसमें भी सेम। NH3 में नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। BeF2 में बेरिलियम के पास लोन पेयर नहीं है और 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 बॉन्ड बनाने के कारण हाइब्रिडाइजेशन BeF2 का sp हो जाएगा ए में। बी में देखो BF3 3 बॉन्ड पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, तो बी पार्ट करेक्ट हो गया। ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है जिसे हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, पहचानने का तरीका है, जिसे हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं ऐड कर सकते हैं? क्योंकि ये इंटरनल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है एडिटिव होता है और इंटेंसिव नॉन एडिटिव होता है। तो नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी इसमें देखो मास ऐड हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, डेंसिटी ऐड नहीं होता है, तो डेंसिटी जो है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन एटम इन ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2R। तो CaOCl2 का देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है। CaOCl2 कैल्शियम पे 2+ चार्ज होता है, OCl- आ जाएगा और Cl-। तो यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन का -2, क्लोरीन का X = -1, तो X - 1 + 2 दैट इज +1। तो एक क्लोरीन का +1 दूसरे का -1, तो +1 - 1 बी पार्ट में है, तो बी पार्ट करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। AlCl4- तो होगा ही नहीं, एनायन कभी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन ही हैं, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाया है तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, लोन पेयर नहीं है, तो देयरफॉर BCl3 इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, डोनेटेबल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। मिथेनॉल में भी ऑक्टेट कंप्लीट है और डोनेटेबल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों न्यूक्लियोफाइल होगा, ये भी न्यूक्लियोफाइल होगा, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। सबसे अच्छा एग्जांपल बेंजीन। बेंजीन एरोमेटिक है क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेटेड सिस्टम पे है और 4n+2 = 3 पाई बॉन्ड है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ से n की वैल्यू 1 एरोमेटिक होगा, बाकी सब में पाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। नेक्स्ट जो है अब सेक्शन बी देखेंगे हम लोग, और सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे, इसके लिए हम लोग एक बच्चे का पेपर शेयर करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म्स एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला, हाउ आर दे रिलेटेड। तो सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला को डिफाइन करेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड विच एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन कंपाउंड। जैसे कोई कंपाउंड है, अभी हमने ऑब्जेक्टिव में देखा था बेंजीन C6H6, इसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम जो बताएगा वो मॉलिकुलर फार्मूला है, और इसी का जो सिंपल रेशियो बताएगा दैट इज एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, और मॉलिकुलर फार्मूला क्या बताएगा? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करेगा फार्मूला, उसे मॉलिकुलर फार्मूला, और जो सिंपल रेशियो बताएगा उसे बोलेंगे मॉलिकुलर फार्मूला, नहीं एम्पेरिकल फार्मूला। जैसे एग्जांपल ऊपर भी बताया अभी, ठीक है, दोनों में रिलेशन। मॉलिकुलर फार्मूला होता है एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाय n, और ये n क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मॉलिकुलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास। मॉलिकुलर मास को डिवाइड कर देंगे एम्पेरिकल फार्मूला मास से, तो n निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिफाइन करना है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पे लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल का मतलब है सेकेंड लास्ट सेल के डी सब सेल में जाएगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सब सेल, यहाँ पे लिख देना किसका डी सब सेल, ऑफ पेनल्टीमेट सेल, ऑफ पेनल्टीमेट सेल या सेकेंड लास्ट सेल। तो n-1 डी में 1 से 10, NS 1 to 2। एक हमने बताया था 0 भी आ जाता है PD, लेकिन बुक में जनरली 1 से ही लिखते हैं। एक है PD जिसमें कि 0 भी आ जाता है NS। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाएंगे, जब पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये जो लोन पेयर है इधर शिफ्ट करेगा, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है व्हाट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, डेल्टा टी नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस इज थर्मोडायनामिक्स इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर इक्वल होगा, तो जो डेल्टा टी की बात करते हैं वो फाइनल माइनस इनिशियल, तो T2 - T1 दोनों इक्वल है, तो दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन पीएच। पहले पीएच को डिफाइन करना है। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सॉल्यूशन जिसमें H3O प्लस दैट इज H प्लस का कंसनट्रेशन 2 × 10⁻⁻5 मोलर दिया है। तो पीएच इज डिफाइंड एज निगेटिव लॉगेरिथम पूरा लिख दो ऑफ हाइड्रोनियम आयन, नेगेटिव लॉगेरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो माइनस लॉग बेस 10 H प्लस या H3O प्लस, H प्लस का वैल्यू पुट कर दिया तो log m × n log m प्लस log n। तो log 2 की वैल्यू ये जो है बेस 10 में आता है, ठीक है ना, तो सबका बेस 10 लिखना। तो log बेस 10 2 की वैल्यू 0.3010, ये इधर आएगा तो प्लस माइनस 5 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। व्हाट डू यू मीन बाय बफर सॉल्यूशन, गिव वन एग्जांपल। बच्चे बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें अगर हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस या वाटर ऐड करें तो वो पीएच के चेंज को रेजिस्ट करेगा, पीएच के चेंज होने से रोकेगा, ठीक है। तो अभी क्या पूछा है, गिव वन एग्जांपल। अब इसके टाइप्स पूछते तो सिंपल बफर, मिक्स्ड बफर में होते हैं एसिडिक एंड बेसिक। यहाँ पे एग्जांपल पूछा है तो एसिडिक एसिड मिक्स्ड विथ सोडियम एसीटेट CH3COH एंड सोडियम एसीटेट का जो मिक्सचर होगा ये बफर होगा। इसके बोलेंगे हम लोग एसिडिक बफर, क्योंकि वीक एसिड और इसके सॉल्ट है विथ ए स्ट्रॉन्ग बेस। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, राइट फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबके फंक्शनल ग्रुप पूछे गए हैं। तो फंक्शनल ग्रुप में बी डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। फंक्शनल ग्रुप ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम होगा जिस पे किसी भी सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करेगी। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है, कीटोन का C डबल बॉन्ड O होगा, ये मोनोवैलेंट है, एल्डिहाइड में CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट है व्हाट आर कन्फॉर्मर्स, ड्रॉ दी सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन ऑफ इथेन। सॉ हॉर्स न्यूमैन में नहीं, सॉ हॉर्स में लिखना है, ठीक है। तो कन्फॉर्मेशन आर डिफाइंड एज स्पेशियल का मतलब है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। 3D में जो हम लोग अरेंजमेंट करते हैं ड्यू टू रोटेशन ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड, उसे हम लोग बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। अब इसका रिप्रेजेंटेशन हमें करना है सॉ हॉर्स में। न्यूमैन में डॉट और बॉल से करते हैं, सॉ हॉर्स में वाई से करते हैं। अगर दोनों वाई होगा तो एक्लिप्स्ड, अगर एक सीधा वाई दूसरा उल्टा वाई हो जाएगा तो स्टेगर्ड। ऐसे अगर दोनों सीधा वाई दिया तो दिस इज एक्लिप्स्ड। ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके साथ कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, ठीक है। एक को सीधा वाई किया और दूसरे को उल्टा वाई किया, दिस इज स्टेगर्ड, या स्टेगर्ड को ही हम लोग एंटी बोलते हैं। तो इसके साथ भी हाइड्रोजन है, तो इथेन के इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन है, इसे कंप्लीट करना है। अल्कीन का ओजोनोलाइसिस किया, O3 ऐड करके रिडक्शन भी कर दिया तो एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। तो देखो CH3, इसके लिए हमने डायरेक्ट बताया था, ये 2 नहीं बनेगा, 1 बनेगा। जो डबल बॉन्ड है हटा दो, डबल बॉन्ड O CH3 CHO और एक HCHO बनाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो इसके साथ जिंक ऑक्साइड। अब ये 2 कार्बन H2O ऑक्सीजन डाइल्यूट KMnO4, तो डाइल्यूट KMnO4 है इसीलिए पाई बॉन्ड टूट के OH ग्रुप लगेगा और ये ग्लाइकोल का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट है NaNH2 फिर CH3Br। NaNH2 से एसिटिलाइड बनता, फिर CH3Br डालेंगे तो NaBr अलग हो जाएगा और एसिटिलाइड के साथ मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। इसमें वाटर का एडिशन करेंगे, इनोल बनेगा जो टोटोमेराइज होके एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसे कर सकते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन को। नेक्स्ट अब हमारे पास सेक्शन सी का है। देखो ये वाला मैं बता देता हूँ, एसिटिलीन वाला। एसिटिलीन में पहले वाटर का एडिशन करेंगे तो ये इनोल बनाता है CHOH एसिडिक मीडियम में। अब ये अपने आप इनोल जो है अपने आप टोटोमेराइज हो जाता है, ये क्या हो जाता है टोटोमेराइज, और ये डबल बॉन्ड बना लेगा, H इधर शिफ्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड बन गया। और 2 स्टेप वाला एक और था C पार्ट, ये D पार्ट हो गया। C पार्ट को भी अलग कर देता हूँ। हमारे पास एसिटिलीन था, एसिटिलीन में जब हम लोग NaNH2 डालते हैं तो ये एसिटिलाइड का फॉर्मेशन करता है, H को ये एलिमिनेट कर देता है CH3 में। अगर एक्सेस डालते तो दोनों हट जाता, -Na+। अब इसमें CH3Br डालें
तो NaBr के साथ NaBr बन के अलग हो जाएगा और इसके साथ HC ट्रिपल बॉन्ड C के साथ मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, प्रोपाइन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है डिटरमाइन एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज़ 69.9% आयरन 30.1% ऑक्सीजन बाय मास। एटॉमिक मास आयरन का 56, ऑक्सीजन का 16। ये आपके NCERT में भी दिया है। ठीक है, तो आयरन है और ऑक्सीजन है, आयरन का सिंबल Fe लिखते हैं, ऑक्सीजन का O। परसेंटेज दिया हुआ है 69.9, 30.1। आयरन का एटॉमिक मास 56 और ऑक्सीजन का 16। तो सबसे पहले हम लोग रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। क्या निकालेंगे? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। तो जो परसेंटेज दिया है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद सिंपल रेशियो निकालेंगे। सिंपल रेशियो कैसे निकालेंगे? जो दोनों में छोटा है 1.25, इसे दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 और 1.5 आ गया। अब ये दोनों होल नंबर नहीं है, तो होल नंबर रेशियो बनाने के लिए इसको एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे दोनों होल नंबर बन जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2 और ये 3 दोनों होल नंबर हो गया। तो यहाँ से एम्पेरिकल फार्मूला पता चल गया, आयरन 2, ऑक्सीजन 3, Fe2O3। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है इसका। सेकेंड पार्ट है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेसर देन क्लोरीन। बच्चे, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। सॉरी, ये थर्ड पार्ट था तो थर्ड पार्ट ही ले लेते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p3। तो देखो 2s तो कम्प्लीटली फिल्ड है, 1s भी कम्प्लीटली फिल्ड है, इधर कोई दिक्कत नहीं है। p क्या है? इसमें हाफ फिल्ड है, p में 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों में एक एक जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन में 1s2 2s2 2p4 है, 1s 2s तो कम्प्लीटली फिल्ड है, p में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4। ये नाइदर हाफ नॉर फुल, ये हाफ फिल्ड है। तो हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, इसलिए नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी। दूसरा इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन का होता है, क्योंकि फ्लोरीन में देखो लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के भी लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फ्लोरीन से क्लोरीन का साइज़ ज़्यादा होता है। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे छोटे साइज में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन ज़्यादा होगा। इसमें साइज ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो रिपल्सन कम होगा इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इसीलिए क्लोरीन इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेगा, फ्लोरीन इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करेगा ड्यू टू स्मॉल साइज। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा 2 बच गया था, पहले 2 देख लेते हैं। 2 में था हमारे पास डिफाइन एटॉमिक ऑर्बिटल, डिफ्रेंशिएट ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। पहले एटॉमिक ऑर्बिटल को डिफाइन करना है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल वो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, जहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होती है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। अब ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस बताना है। तो ऑर्बिट सर्कुलर पाथ होता है जिस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और ऑर्बिटल जो है 3 डायमेंशनल स्पेस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। ये प्लेनर होता है और ये जो है देयर इज रोटेशनल मोशन, ठीक है ना, और ये 3 डायमेंशनल भी होता है। इसमें ऑर्बिट सर्कुलर होता है और ये जो है सिर्फ एस ऑर्बिटल सर्कुलर होता है, बाकी 3D में एस्फेरिकल होते हैं। सर्कुलर भी नहीं बोलोगे, एस ऑर्बिटल जो है एस्फेरिकल होगा और बाकी सारे डम्बल डबल डम्बल 3D होता है। ये क्या होता है? 3 डायमेंशनल होता है। ये नॉन डायरेक्शनल है, इसमें एस ऑर्बिटल को छोड़ के सारे डायरेक्शनल है, ठीक है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और ऑर्बिट में मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये सारे इसके डिफरेंस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? ड्रॉ दी मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल, राइट इट्स मॉलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड प्रेडिक्ट मैग्नेटिक बिहेवियर। तो ऑक्सीजन का देखो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे एटम का, तो 1s2 2s2 2p4, दूसरे ऑक्सीजन एटम का भी 1s2 2s2 2p4। अब P में 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो हमने बताया था 1 2 2 1, मतलब पहले सिग्मा फिर पाई फिर पाई फिर सिग्मा। तो पहले 1s का बनाएंगे,
ये 2s से ही स्टार्ट किया है, 1s और 2s का सेम बनता है, 1s और 2s, क्योंकि दोनों में एक एक ऑर्बिटल है, इस तरह से बनता है 1s का भी। तो ये 1s है, ये 1s है, तो ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s। तो 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन था, इसमें भी 2, 4 हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। 2s का भी सेम, 2p में पहले 1 फिर 2 फिर 2 फिर 1, 1 2 2 1। तो सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, 4 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। फर्स्ट गया, सेकेंड पेयरिंग किया, थर्ड गया, फोर्थ गया, फिफ्थ, सिक्स, 7 8। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसीलिए पैरामैग्नेटिक होगा। और बॉन्ड ऑर्डर हाफ एन बी माइनस एन ए होता है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो नीचे वाला 2 4 6 8 10 10 हो गया, ठीक है ना, 1s को भी काउंट करोगे। एंटी बॉन्डिंग 2 4 6, तो 10 माइनस 6/2, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा इसका, 4/2 2 आ जाएगा ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और ये पैरामैग्नेटिक होगा। मैग्नेटिक बिहेवियर भी पूछा है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट इज पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट इज पैरामैग्नेटिक, पीएम लिख देता हूँ, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिराइव इट्स मैथमेटिकल रिलेशन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है जो यूनिवर्स है इसकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगी, इट कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। अब डेरिवेशन के लिए मान लेते हैं एक सिस्टम है, इसकी इंटरनल एनर्जी E1 है, इसमें हमने हीट Q दिया और वर्क W किया, तो इंटरनल एनर्जी E2 हो गया। तो E2 इक्वल होगा E1 प्लस Q प्लस W, तो E2 माइनस E1 Q प्लस W, तो डेल्टा E Q प्लस W के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है अब हमारे पास। 6 में क्या बोला गया है, डिफाइन एंट्रोपी एंड फ्री एनर्जी, हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर। एंट्रोपी होता है डिग्री ऑफ रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस, डिग्री ऑफ रेंडमनेस को ही हम लोग बोलते हैं एंट्रोपी। और गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, ये स्टेट फंक्शन है एंड इज ए मेजर ऑफ मैक्सिमम वर्क डन फ्रॉम ए रिवर्सिबल रिएक्शन या रिवर्सिबल सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये इस दोनों का रिलेशन होगा। नेक्स्ट 7th है डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट, गिव एग्जांपल इन ईच केस। तो ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, जैसे सोडियम से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ Na+ बना तो ऑक्सीडेशन। रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे Cl2 है, इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- बनाया, तो दिस इज रिडक्शन। बी पार्ट है ऑन द रिएक्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई स्पीसीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो H2S प्लस O2 बना रहा था S प्लस H2O, तो H2S में देखो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, ऑक्सीजन में 0 है, H2S में से सल्फर बन रहा है, तो सल्फर का यहाँ फ्री स्टेट में 0 हो जाएगा, ऑक्सीजन का -2, तो सल्फर -2 से 0, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का 0 से -2, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है Sn+2 HCl SnCl2 हाइड्रोजन, Sn फ्री स्टेट में 0, क्लोरीन का -1, हाइड्रोजन का +1। यहाँ पे क्लोरीन का -1 ही रहेगा, क्लोराइड है, Sn का +2 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 0, तो Sn का 0 से +2 ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का +1 से 0 रिडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है स्टेट ली चटेलियर प्रिंसिपल। ली चटेलियर प्रिंसिपल क्या है ये बताना है। उसके बाद अप्लाई दिस प्रिंसिपल ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर टू ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया। तो ली चटेलियर प्रिंसिपल का पहले स्टेटमेंट हमें देना है। अगर हमारा कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम में हो, उसमें अगर हम लोग कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम चेंज करें तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम अनबैलेंस हो जाएगा, फिर उसे बैलेंस करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। तो स्टेट्स दैट व्हेन ए डायनामिक इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर, द सिस्टम विल क्या लिखा है, एडजस्ट, अच्छा, एडजस्ट इटसेल्फ टू कॉन्ट्रैक्ट द डिस्टर्बेंस एंड
रीस्टोर न्यू इक्विलिब्रियम, मतलब जो चेंज होगा उसको ख़त्म करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे एग्जांपल हमारा दिया है, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन 2 अमोनिया बना रहा है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से बैकवर्ड रिएक्शन होता है ली-चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो टेम्परेचर इसमें कम करना पड़ेगा। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, सो लो टेम्परेचर विल फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब टेम्परेचर कम रखना है। अब देखो प्रोडक्ट में कम गैस मॉलिक्यूल है, इसीलिए प्रेशर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, तो प्रेशर हम लोग ज़्यादा रखेंगे। नेक्स्ट है, गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिंसिपल फॉलोइंग टेक्निक्स टेकिंग एन एग्जाम्पल इन ईच केस, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें पूरा डायग्राम बना के एक्सप्लेन नहीं करना, 3 मार्क्स में 3 पूछ लिया है, तो शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे और डायग्राम देंगे। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, जिसमें हम लोग सॉलिड का प्यूरिफिकेशन करते हैं, जिसमें सॉलिड में जो हमारा इम्प्योरिटी है, जो वाटर सॉल्युबल है, वो रिमूव हो जाता है, जैसे प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। ठीक है। डिस्टिलेशन हम लोग तब यूज करते हैं जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा हो, तो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है वो सेपरेट हो जाता है, जिसकी ज़्यादा होती है वो अलग हो जाता है। ठीक है। क्रोमेटोग्राफी का यूज हम लोग करते हैं एडजॉर्प्शन फेनोमेना पे, इसमें एक स्टेशनरी फेज होता है, एक मोबाइल फेज होता है। स्टेशनरी फेज जो है एडजॉर्बेंट होता है और मोबाइल फेज जो है एडजॉर्बेट होता है। ठीक है, तो इसमें फिर एक एक एग्जाम्पल देना है। तो ये हमारे शॉर्ट आंसर टाइप थे। अब इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। पहला है, व्हाट आर क्वांटम नंबर, ब्रीफली एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ ईच क्वांटम नंबर। तो पहले क्वांटम नंबर का डेफिनेशन लिखना है। क्वांटम नंबर होता है क्या है, सेट ऑफ 4 नंबर्स विच रिप्रेजेंट ऑल दी इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम। 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है ना, जिसमें प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के स्पिन से एक्सप्लेन होता है। अगर क्लॉकवाइज स्पिन है तो +½ एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ उसके बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे, ये ऑर्बिट रिप्रेजेंट करता है, और इससे हम लोग उस ऑर्बिट का रेडियस, दैट इज साइज, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम बता सकते हैं। ये सारे हमने इसमें लिखा है। एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इसे हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू 0 to n-1 होती है, इसे स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सबसे रिप्रेजेंट करता है, इसे हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बता सकते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल m या ml से भी रिप्रेजेंट करते हैं, m या ml। ये ऑर्बिटल्स के लिए बताता है, टोटल परमिसिबल ओरिएंटेशन बताता है, इसकी वैल्यू -l से लेके +l तक होती है, -l इंक्लूडिंग 0 +l तक होती है इसकी वैल्यू। ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है, अगर क्लॉकवाइज है तो +½ एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ अब इसके ऑप्शन में है हमारे पास, राइट द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स थ्योरी एंड व्हाट आर इट्स लिमिटेशन, हाउ दिस मॉडल हेल्प्ड इन कैलकुलेटिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स लिखेंगे। पहला पोस्टुलेट्स वही, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, जिसे हम लोग ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन उसी पाथ पे मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा, दैट इज एंगुलर मोमेंटम mvr = nh/2π। इसके बाद हम लोग बताते हैं जो ऑर्बिट्स है इसको 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब तक रहेगा तब तक वो ना तो एनर्जी गेन करेगा ना तो लूज करेगा। जब एनर्जी गेन करेगा तो जंप करके हायर ऑर्बिट में जाएगा, लूज करेगा तो जंप करके लोअर ऑर्बिट में आएगा। उसके बाद जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बैलेंस्ड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ये इसके पोस्टुलेट्स बताएंगे। इसके बाद इसमें हमें पूछा है इसकी लिमिटेशन, और क्या से पूछा है, हाउ मॉडल हेल्प इन कैलकुलेटिंग एनर्जी, लिमिटेशन पूछा है। तो इसने लगता है हमारा लिमिटेशन लिखा नहीं है, इसने एनर्जी के बारे में बताया है। तो एनर्जी के बारे में कैसे बताएंगे, एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है जनरल फार्मूला, और इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं वैल्यू पुट करके, तो आता है 21.8 10⁻⁻19 Z² अगर हाइड्रोजन एटम होगा तो Z की वैल्यू 1, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13.6
Z² जेड की वैल्यू 1 होगी हाइड्रोजन के लिए, तो अपॉन n²। तो इसमें अगर n की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1, सेकेंड ऑर्बिट है n की वैल्यू 2, तो हमें एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशन है, कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि ये ओनली हाइड्रोजेनिक स्पीसीज़ के लिए भी एप्लीकेबल है, बाकी सब के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा उसी के लिए एप्लीकेबल है, बाकी अदर एलिमेंट्स या आयन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। ये डुअल नेचर ऑफ मैटर डी ब्रोगली वेव इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है। उसके बाद जो इसके स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डालें तो ये फर्दर स्प्लिट होता है, एक्सप्लेन नहीं करता है। जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं करता है, ये इसके लिमिटेशन है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया व्हाट आर कार्बोकेटाइंस एंड कार्बेनाइंस, हाउ आर दे जनरेटेड, एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल कार्बोकेटाइंस एंड कार्बेनाइंस। तो कार्बोकेटाइंस क्या होते हैं? कार्बोकेटाइन केमिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है और 3 बॉन्ड पेयर दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में। ये कार्बोकेटाइन है तो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से बनेगा। जैसे यहाँ पे देखो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन करेंगे तो कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन बनेगा। हीट कर दो यहाँ पे, ठीक है। कार्बेनाइन होते हैं केमिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा, इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं थी, नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ठीक है। तो इसमें जैसे OH माइनस H पे अटैक किया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया तो एनायन बनाएगा और वाटर बनेगा। तो इसमें कार्बेनाइन बना तो इसे कार्बेनाइन बोलेंगे और इससे बॉन्ड फ्यूजन को हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। अब रिलेटिव स्टेबिलिटी पूछा था अल्काइल कार्बोकेटाइन एंड कार्बेनाइन का, तो सबसे पहले कार्बोकेटाइंस का देखते हैं। कार्बोकेटाइंस का जो रिलेटिव स्टेबिलिटी होती है सबसे ज़्यादा टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल कार्बोकेटाइन। क्यों? क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटाइन में 3 अल्काइल होता है। टर्सरी मैं बना के दिखाता हूँ, इधर ले लो। टर्सरी कार्बोकेटाइन है तो इसमें 3 अल्काइल है, अल्काइल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग सेकेंडरी लेंगे तो सेकेंडरी में 2 अल्काइल होगा, CH3 CH3, तो इसमें 2 ही अल्काइल ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कम है, ठीक है। अगर हम लोग इसमें प्राइमरी लें तो 1 ही अल्काइल रहेगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कम है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। मिथाइल में कोई अल्काइल नहीं है। इसी तरह कार्ब, इसको थ्योरी से बताना पड़ेगा क्योंकि 5 मार्क्स में है। अब कार्ब एनायंस है तो कार्ब एनाइन में क्या होता है बच्चे, निगेटिव चार्ज होता है कार्बन पे, तो इसमें टर्सरी की स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल कार्बेनाइन की होगी क्योंकि टर्सरी में 3 अल्काइल ग्रुप आएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी घटाता है, ठीक है। नेक्स्ट IUPAC नेम है, यहीं पे मैं देख के करता हूँ। तो पहला देखो साइनाइड है तो साइनाइड मोनोवैलेंट विथ कार्बन फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोप, सेकेंड कार्बन पे इन है, प्रोपीन, ई आ जाएगा क्योंकि आगे नाइट्राइल आ रहा है, 1 नाइट्राइल, CN का सफिक्स नाइट्राइल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मोनोवैलेंट विथ कार्बन है तो नंबरिंग में लिस्ट पोजीशन देंगे तो 2 पे हमारा आ गया मिथाइल, ब्यूटेन। अब यहाँ पे ई हटा देंगे ब्यूटेन का क्योंकि आगे ओइक एसिड आ रहा है तो 1 ओइक एसिड या ब्यूटेन ओइक एसिड डायरेक्ट भी लिख दोगे क्योंकि नंबरिंग इसी के कार्बन से करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो जो ये कार्बन है हमारा, या तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं दिया है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या नेम हो जाएगा 1 2 3 4, तो 4 हो गया तो क्या हो गया, 4 के लिए ब्यूट, 1 इन और 3 आयन। अगर दोनों डबल बॉन्ड होता तो इसने देखो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते थे, फिर यहाँ पे H लेना होता 1 2 3 4 तो ब्यूटा 1 3 डाइइन, क्योंकि अब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आता है तो रूट वर्ड के साथ A लगाते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन का चेन है तो इथेन 1 2 डायल, यहाँ पे भी 2 नहीं 4 का चेन होगा, 2 एल्डिहाइड है, यहाँ भी 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूटेन 1 4 डायल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड है। थर्ड में है हाउ विल यू प्रिपेयर फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है
तो बेंजीन का क्लोरीनेशन कर देंगे एनहाइड्रस AlCl3 के साथ के प्रेजेंस में Cl2 के साथ रिएक्शन। तो ये डायरेक्ट मॉलिकुलर फार्मूला में लिखा है, इससे अच्छा आप इस तरह से अगर लिखोगे स्ट्रक्चर बना के तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेंजीन है, इसकी क्लोरीनेशन करेंगे, सेम होगा, रिएक्शन सही है, गलत नहीं है, लेकिन इस तरह से ज़्यादा अच्छा रहता है। एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में तो ये बनाता है क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो नाइट्रेशन करेंगे, सेम बेंजीन को आप चाहो क्या ऐसे ही लिखना ही है आपको, बेंजीन कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये बनाएगा नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन के साथ NO2 ग्रुप आ जाएगा प्लस वाटर। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो बेंजीन का रिएक्शन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे, या तो फ्यूमिंग लिखो यहाँ पे या SO3 के प्रेजेंस में हीट करोगे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सेम स्ट्रक्चर बना कर करना है। टॉलिन बनाना है तो फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाओगे मिथाइल क्लोराइड एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में तो टॉलिन और HCl देगा। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बनाना है, मतलब इसका क्लोरीनेशन करेंगे, क्लोरीनेशन नहीं बोलेंगे, सनलाइट के साथ इसका रिएक्शन कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, सनलाइट के साथ रिएक्शन करने से जो हमारा पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और क्लोरीन ऐड हो जाएगा, तो C6H6Cl6 होगा। ऐसे बेंजीन रिंग है, इसमें 3 क्लोरीन सनलाइट के प्रेजेंस में ऐड करेंगे तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा और हर जगह पे जो है क्लोरीन ऐड हो जाएगा, पाई बॉन्ड ख़त्म। तो C6H6 था और क्लोरीन ऐड हो गया तो C6H6Cl6 बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गिव द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में जो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। सेकेंड स्टेप में ये 2 बार बनाने की, एक ही बनाओ, या तो इसको हटा ही दो, या तो ये बनाओ या तो ये बनाओ। इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा और जो है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा, जो क्या होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। थर्ड स्टेप में प्रोटॉन रिमूव होता है कार्बोकेटाइन से और हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन है मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल होता है निगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम एड्स टू दैट कार्बन विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इस कार्बन के साथ निगेटिव पार्ट Br ऐड होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा। पर ऑक्साइड इफेक्ट, इसे ही हम लोग एंटी मार्कोनिकोव एडिशन बोलते हैं। जब हम लोग अल्कीन का रिएक्शन HBr के साथ करते हैं तो निगेटिव पार्ट एड्स टू दैट कार्बन विच हैज़ मोर हाइड्रोजन, तो यहाँ पे Br ऐड होगा, यहाँ पे H ऐड होगा। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्राइडल क्राफ्ट में 2 रिएक्शन है, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। अल्काइलेशन में हेलो अल्केन के साथ रिएक्शन करते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ अल्काइल बेंजीन बनेगा, और एसाइलेशन में एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इस पेपर को डिस्कस कर सकते हैं।